नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 22 फरवरी 2021 सुबह के 7 बजे हुए हैं। आप लोगों की करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने है। सभी लोग क्लासेस को एक बार शेयर कर देंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। सभी लोग रोज की तरह सुबह के चाय के साथ अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे। चाय को बाद में, कॉपी पेन को पर पहले ध्यान देंगे, ठीक है। तो सभी को सबसे पहले हम लोग क्लासेस को शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी करंट अफेयर्स को आगे देखते हैं। तब तक मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कराता हूं कि कौन से क्वेश्चंस आज आपकी स्क्रीन पर आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लगा हुआ है। हाल ही में भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? दोस्तों कोई ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड शहर हमारे देश में पहली बार घोषित हुआ है, जो कि शहरी वनों के विकास और उनके संवर्धन के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी रशिया, इंडिया या पाकिस्तान, इन तीनों देशों ने कहीं अपने अपने देशों में परीक्षण किए हैं, तो हमें इन मिसाइल्स के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नैवडेक्स 21 और आइडेक्स 21 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भाग लेगा? दोस्तों ये नैवडेक्स 21 और आइडेक्स 21 जो है 21 ये दोस्तों एक नौसैनिक अभ्यास है, जो कि आपकी नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है। तो उन्हीं का शॉर्टकट आपको दिया गया है। तो दोस्तों हमें यहां पर यह बताना है कि कौन सा आईएनएस शिप हमारी इंडियन नेवी का है जो कि इस एग्जीबिशन में टेक पार्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि यूएसए का एक एनजीओ है, के साथ समझौता ज्ञापन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आपका लगा हुआ है। हाल ही में किसने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है? तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस में सारे ही टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। हमें इनमें से 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेता का नाम बताना है और इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, जिसको द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कहते हैं, कब मनाया गया है? 21 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 22 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी, जिसको IACE कहा गया, हैकेथॉन का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों शुभारंभ तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को जानना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी असल में है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं, हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट 2021 की सूची में किस भारतीय को या भारतीयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है? ये टाइम पत्रिका, जो कि यूएसए की टाइम पत्रिका है, उस टाइम पत्रिका का एक संस्करण आता है जिसको टाइम 100 नेक्स्ट कहते हैं। ये दूसरा ही साल है जब ये संस्करण आया है। तो इसमें दुनिया के उन देशों के लोगों के बारे में बताना है जो कि उभरते हुए नेताओं के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है? ये गो इलेक्ट्रिक अभियान एक तरीके से दोस्तों विद्युतीकरण को बढ़ावा देता है या फिर ये इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ये जो पेरिस जलवायु समझौता है, ये आपको मैं बता दूं, ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है। इसमें दोस्तों क्या है, कभी आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको आप कोप कहते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 197 देशों का एक समझौता था। इसमें कोई देश बाहर हो गया था, लेकिन वो दोबारा से इस समझौते में शामिल हो गया। तो दोस्तों ये है आपके आज के पॉपुलर क्वेश्चंस, और हम लोग अपने क्वेश्चंस को आज क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम लोग थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे, और आप लोग इधर उधर हिले बिना 40 मिनट मेरे साथ बैठेंगे। यहाँ 40 मिनट आप सारे पॉइंट्स को लिखेंगे जो मैं यहाँ सीक्वेंस में आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में दोस्तों काफी क्वेश्चंस मिलते हैं, इसीलिए 10 क्वेश्चन भी यहाँ करंट अफेयर्स के काफी है। जैसा कि आप लोग को मैं पहले भी बोल रहा था कि आप लोग की क्लास मैं रात को रिकॉर्ड करता हूं, सुबह आप लोग की ये पब्लिश होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं लाइव नहीं आता हूं सुबह, क्योंकि सुबह मैं नहीं आ सकता। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि मैं लाइव आया या नहीं आया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से, लाइव चैट करने से कोई फायदा नहीं होता। आप ये देखिए कि आपको यहाँ कंटेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। वरना दुनिया बहुत बड़ी नहीं है दोस्तों, हम लोग दुनिया में कहीं भी मिल सकते हैं, हम आपसे रूबरू हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस शहर को 2020
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना का शहर है हैदराबाद, जिसको कि 2020 का, जिसको 2020 का, हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या किया गया है, घोषित किया गया है। दोस्तों ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अर्थ क्या है मैं आपको बता दूं। एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और एक और एनजीओ है जिसको बोलते हैं दोस्तों आर्बर डे फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा, आर्बर डे फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये यूएसए का दोस्तों एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एजुकेशन के लिए और पर्यावरण के लिए, वनों के लिए यूएसए में उसको प्रमोट करने के लिए काम करता है। और दोस्तों ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने और आर्बर डे फाउंडेशन ने 2020 के लिए दोस्तों क्या किया है, 2020 के लिए हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या किया है, घोषित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये इस लिस्ट में जो ये कंपटीशन था एक तरीके का, इसमें कौन सा देश सबसे पहले पे आएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगभग 63 देश के 120 सिटीज इसमें क्या थे, शामिल थे। तो 63 कंट्रीज के लगभग 120 सिटीज इस सूची में थे, जिनमें नंबर 1 पे आया है कौन, हैदराबाद घोषित हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें जो मैक्सिमम सिटीज थे, 120 जो सिटीज हैं, वो मैक्सिमम सिटीज आपके या तो यूएसए के थे, या फिर ये सिटीज आपके यूनाइटेड किंगडम के थे, या फिर ये सिटीज आपके ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनमें से मैक्सिमम में से आपके इंडिया का हैदराबाद क्या घोषित हुआ है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या किया गया है, घोषित किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये क्यों घोषित किया जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है दुनिया भर के वो शहरी वन जो अपना विकास करते हैं और आगे उसको कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा घना राज्य है, घना जंगली राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से दोस्तों यहां पर कारण क्या बनता है, शहरी वनों के विकास और रख रखाव की प्रतिबद्धता। तो ध्यान रखिएगा, शहरी वन बहुत मुश्किल होता है इनको कंटिन्यू रखना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लगातार वन सारे देशों के शहरों में कट रहे हैं। तो शहरी वनों का विकास करने के लिए और इसके साथ उनका रखरखाव करने के लिए, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो सर्जी गोर्शकोव है, सर्जी गोर्शकोव को दुनिया भर में वर्ल्ड फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी, तो ऑस्ट्रेलिया में आग लगने के दौरान उन्होंने अपने ड्रोन से एक फोटो खींची थी। तो उसके लिए सर्जी गोर्शकोव को हाल ही में क्या दिया गया था, वर्ल्ड फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया। तो उन्होंने ये दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जंगल जल रहे हैं या कट रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन होने से हमारे लिए ही दिक्कत है कि ऑक्सीजन की कमी है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए कौन से ऐसे शहर हैं दुनिया के जो प्रतिबद्ध हैं अपने शहरी वनों का विकास करने के लिए और उनका रखरखाव करने के लिए। तो इस कारण से हैदराबाद को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने और आर्बर डे फाउंडेशन ने क्या किया है, इनको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। क्लियर है। अब दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको FAO के बारे में बता देता हूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका गठन 1945 में हुआ था। और मैंने आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरी क्लासेस पढ़ी है शाम के समय में, मैं उनको पता होगा, या मैं आपको बता देता हूं, दुनिया में जितने भी फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर से सुन लीजिएगा, दुनिया में जितने भी फूड एंड एग्रीकल्चर जो खाद्य पदार्थ से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सभी का मुख्यालय दोस्तों इटली में होता है। और इटली का एक शहर है दोस्तों रोम। तो ध्यान रखिएगा, चाहे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रख लें या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रख लें, जिनको हाल ही में 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो चाहे आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रख लीजिए, इन सभी का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, इटली के रोम में। याद करने का एक बेस्ट तरीका है, इटली को इडली बना लीजिए और इडली खाई जाती है तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका गठन 1945 में इटली के रोम में किया गया था। और इसके जो चीफ है, तो ध्यान रखिएगा, इसके जो चीफ है उनका नाम है की दोंगयू इसके चीफ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ वगैरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आप देख भी रहे हैं इस समय आपके आरआरबी की जितने भी शिफ्ट के पेपर आ रहे हैं, धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आपको भी धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है, क्योंकि आप उनसे फाइट करेंगे, उनको ये नहीं कह सकते कि आपका पेपर टफ आ रहा है। ठीक है, सभी का क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों अगर हम बात करेंगे आर्बर डे फाउंडेशन की, तो ध्यान रखिएगा आर्बर डे फाउंडेशन जो है ये यूएसए बेस्ड एक एनजीओ है दोस्तों। एनजीओ क्या होते हैं, इनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या गैर सरकारी संस्थाएं कहते हैं, जो कि यूएसए में एजुकेशन के लिए और शहरी वनों के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों आर्बर डे फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का गठन 1972 में किया गया था। ठीक है, इस फाउंडेशन का गठन दोस्तों 1972 में किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये फाउंडेशन भी आपका कहां का बेस है, यूएसए का। एक अच्छा पॉइंट याद करने लायक है, अगर यहाँ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की घोषणा की जा रही है, तो केवल यूएसए की अगर दोस्तों बात करें तो केवल यूएसए में 3409 सिटीज ऐसी हैं जो आपके वर्ल्ड ट्री सिटी ऑफ द यूएसए घोषित की गई है। तो यहां पर आपका पर्यावरण से रिलेटेड बहुत काम होते हैं, तो यहां पर 3409 सिटीज जो है वो आपकी घोषित की गई है ट्री सिटी ऑफ द यूएसए ऑफ द अमेरिका। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये दूसरा ही संस्करण है जब क्या किया गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो अवार्ड घोषित किया गया आपका, तो ये दूसरे ही संस्करण में इसको घोषित किया गया। और हैदराबाद हमारा भारत का एकमात्र, भारत का पहला, ध्यान रखिएगा भारत का पहला और भारत का एकमात्र शहर है जिसको अभी तक ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अभी तक भारत का कोई भी शहर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित नहीं किया गया था। ठीक है, सभी क्लियर है? तो सभी लोग दोस्तों एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे और सभी लोग क्लास को मन लगा के पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, वनी क्षेत्रफल की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं भारत में सबसे ज्यादा जो वनी क्षेत्र है वो कहां पर है दोस्तों, वो आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा घना जंगली राज्य है। और दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे तेजी से वन कटे कहां है, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड भारत में सबसे तेजी से वनों के कटने की संख्या वहां पर, क्योंकि वहां झूमी खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि क्लास को शेयर किया करिए ताकि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। हाल ही में किस देश ने हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों ध्यान रखिएगा इस नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तो हेलिना है और एक ध्रुवास्त्र है, और ये नन ऑफ द अदर हमारे भारत के ही होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में भारत में ही क्या किया गया था, भारत में ही DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अभी हाल ही में 2 मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जो कि हल्के हेलीकॉप्टर से इनका परीक्षण किया गया है। जो लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके माध्यम से इनका परीक्षण किया गया। तो एक दोस्तों है हेलिना और एक है आपका ध्रुवास्त्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों इनमें 2 मिसाइलों में मैं आपको बता दूं सफलतापूर्वक इनमें परीक्षण हुए हैं। और जो हेलिना है ये आर्मी का संस्करण है, यानी ये इंडियन आर्मी का है, और ये जो ध्रुवास्त्र है ये इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये इंडियन आर्मी को दिया गया है हेलिना, और ये आपका ध्रुवास्त्र जो है ये इंडियन एयरफोर्स को दिया गया, IAF। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। DRDO ने स्वदेश विकसित जो ये आपके हेलिना और ध्रुवास्त्र जो बनाए हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ही, आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत ही इनको स्वदेश में ही निर्मित किया गया है, जो कि आपके हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल्स के रूप में जाने गए। सभी का क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके परीक्षण सफल रहे हैं। और हेलिना और ध्रुवास्त्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके बारे में ये भी जान लीजिएगा कि इनको बोलते हैं दोस्तों लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। तो ये क्या है, ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक पद्धति होती है जिसको हम बोलते हैं लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, और एक होती है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो अपने टारगेट को लॉन्च होने से पहले ही, मतलब अपने दुश्मन को लॉन्च करने से पहले उसको टारगेट बना लेती है और उसको ध्वस्त कर देती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या लिखा है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। तो ये यानी कि दुश्मन के टारगेट को लॉन्च होने से पहले ही ये उसको ध्वस्त कर देगी। और कुछ मिसाइलें होती हैं दोस्तों जिनको ये टारगेट देखना पड़ता है कि उन्होंने टारगेट ने फायर किधर से किया या टारगेट किस साइड से लॉन्च हो रहा है, तो उनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं LOAL बोलते हैं। वो होते हैं लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, यानी कि दुश्मन जब लॉन्च कर देता है मिसाइल तब हमारी मिसाइल छोड़ी जाती है, तो हम उसकी दिशा समझ पाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों ये सेल्फ गाइडेड मिसाइलें होती हैं जिनको आपको हेलिना और ध्रुवास्त्र कहा गया है, और ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च की पद्धति से चलेंगी। सभी का क्लियर है कि नहीं दोस्तों? अगर हम लोग DRDO की बात कर लें थोड़ी सी,
तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम्स में आ जाते हैं। डीआरडीओ का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है। और डीआरडीओ के जो चीफ है वो कौन है दोस्तों? ये सतीश रेड्डी जी इसके क्या है? चीफ है। ठीक है, सतीश रेड्डी इसके चीफ है। ठीक है, ये आप लोग को बातें पहले भी पता है, लेकिन मैं करंट में आप लोग को ये चीजें रिवाइज करा देता हूं ताकि वो चीजें आप लोग कभी क्या ना हो, भूले ना। दोस्तों याद करने का केवल एक ही तरीका होता है, और वो तरीका केवल यही है क्या, कि उसको बार बार क्या किया जाए, पढ़ा जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके हेलिना और ध्रुवास जो मिसाइल है, ये दोनों ही मिसाइलें ये एटी इनको बोलते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ध्यान रखिएगा, इसको एटीजीएम कहते हैं। एटीजीएम का मतलब होता है दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ध्यान रखिए, ये एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इनको गाइडेड मिसाइल्स मैंने आपको अभी बताया कि ये सेल्फ गाइडेड होती हैं। ये टारगेट को लॉन्च होने से पहले उनको उड़ाने की हिम्मत रखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है इंडिया का डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया आपका हेलिना और ध्रुवास्त्र। क्लियर है सभी का? सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे कि ये आपका जो परीक्षण जो किया गया वो कहां किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में जो ये परीक्षण किए गए थे, ये पोखरण से इनके परीक्षण हुए थे। ये दोस्तों पोखरण कहां है? तो आप लोगों ने सुना होगा 1974 में और 1998 में 2 बार पोखरण परीक्षण हो चुके हैं। और वो पोखरण कहां है दोस्तों? ये पोखरण आपका राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान के पोखरण से इन दोनों मिसाइल का क्या किया गया? परीक्षण किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यहां बात हुई है पोखरण की, तो हम और भी चीजें पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम से पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका 18 मई 1974, 18 मई 1974 को पहली बार भारतीय सरकार ने क्या किया था? फर्स्ट पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। फर्स्ट न्यूक्लियर परीक्षण इंडिया में हुआ था। और ये न्यूक्लियर परीक्षण जो इंडिया में हुआ था 1974 में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो थीम था, इसका जो कोड बनाया गया था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ध्यान रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड वर्ड था। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको क्या किया गया था? पोखरण परीक्षण को किया गया था। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ये दोस्तों 1974 का है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद एक और पॉइंट बन जाता है यहां पर, दूसरा पोखरण परीक्षण हुआ था दोस्तों 1998 में। ठीक है, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 1974 के दौरान भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में 11 और 13 मई को 1998 को क्या किया गया था? 1998 को सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था इंडिया में। सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था। और दोस्तों ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था, इस परीक्षण का भी अपना एक कोडवर्ड था जिसका नाम था मिशन शक्ति। तो ध्यान रखिएगा, इसका कोडवर्ड क्या है? मिशन शक्ति था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें एग्जाम में आती हैं, आरआरबी में भर भर के आई हैं। आगे आने वाले छोटे एग्जाम से ये चीजें जरूर पूछी जाती हैं और बड़े एग्जाम से भी आती हैं। तो इनका ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और इनका था क्या दोस्तों? क्या? स्माइलिंग बुद्धा। ये स्माइलिंग बुद्धा, वही जो आप स्माइलिंग बुद्धा देखते हुए। ठीक है, तो पोखरण से अभी तक 2 परमाणु परीक्षण हुए। मैं आपको बता दूं, सेकंड परमाणु परीक्षण जब हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 1998 में भारत में डीआरडीओ और इसरो दोनों पर 12 साल का प्रतिबंध लग गया था। 12 साल के बाद 2010 में बराक ओबामा जी की मदद से इंडिया में डीआरडीओ और इसरो पर से प्रतिबंध हटाया गया था, क्योंकि हम लोगों ने पोखरण परीक्षण को बिना बताए किया था। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं इनमें से ही आते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाँ, उससे पहले हम लोग कुछ चीजें और जान लेते हैं। यहां पर ऑप्शन में आपका पाकिस्तान भी लिखा है दोस्तों। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, आपको मैं बता देता हूं, पाकिस्तान ने भी अभी हाल ही में, लिख लीजिएगा, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 2 मिसाइलें अपनी परीक्षण किए थे। एक तो इनका शाहीन तृतीय था और एक इनकी बाबर है। तो ध्यान रखिए, जनरली शाहीन तृतीय इनकी एक मिसाइल जो अभी परीक्षण हुई है, इनकी एक बाबर है। और जनरली HATF हत्स नाम की जितनी मिसाइलें हैं वो आपकी पाकिस्तान की ही होती है। ठीक है, सभी का क्लियर? तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। तो सभी लोग क्लासेस को एक बार शेयर करेंगे। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं, बार बार हर क्वेश्चन की बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको मन लगा के पढ़ें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मैं दावा कर सकता हूं कि मेरी क्लास को क्यों पढ़ना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक चीज मैं वो बताता हूं जो फैक्ट एग्जाम में आती है। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास आसानी से आप लोग पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। हाल ही में नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भाग लेगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में INS प्रलय, इसको INS प्रलय कहते हैं,
ये आईएनएस प्रलय भी दोस्तों स्वदेश निर्मित है और ये सारे काम दोस्तों आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ही हो रहे हैं, जो कि 2020 में ये बोला गया था कि कोविड-19 के समय में कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और खुद ही स्वावलंबी बन के अपने देश में ही सारे उपकरण बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आईएनएस प्रलय इंडियन नेवल का एक शिप है और इस शिप को अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, आईएनएस प्रलय अबू धाबी गया हुआ है, यानी कि आपका यूएई गया हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में पहुंचा है। अब अबू धाबी में दोस्तों होने वाला है क्या, यहां पर होने वाले हैं दो एग्जीबिशन, एक होने वाला है दोस्तों नैवडेक्स और एक होने वाला है आईडेक्स। नैवडेक्स के आगे दोस्तों 21 लगा है और आईडेक्स के आगे भी क्या लगा है, 21, यानी 2021 का संस्करण। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको पॉइंट बता दूं, इनको बोलते हैं नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और दोस्तों आईडेक्स का मतलब होता है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। ठीक है, तो ये इनके फुल फॉर्म है दोस्तों। और हाल ही में स्वदेश निर्मित आईएनएस प्रलय इसमें क्या करने वाला है, इसमें भाग लेने वाला है। ठीक है, तो ये आपके नैवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 जो एग्जीबिशन है उसमें इंडियन नेवी का आईएनएस प्रलय क्या कर रहा है दोस्तों, टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका कब से कब तक होगा, तो ये जो आपका एग्जीबिशन हो रहा है दोस्तों, ये 20 से 25 फरवरी 2021 तक ये एग्जीबिशन अबू धाबी यूएई में चलेगा। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखा करिए दोस्तों। अगर हम लोग बात करें, ये तो आईएनएस प्रलय की बात हो गई, तो आईएनएस प्रलय ने अभी हाल ही में भाग लिया है और ये भी एक पॉइंट बन गया आपका, आत्मनिर्भर भारत के तहत ही, आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत ही आईएनएस प्रलय को अकेले शामिल किया गया है इस नेवल डिफेंस एग्जीबिशन में। यह शो करेगा कि हमारी इंडियन नेवी की जो स्वदेशी ताकत है वो कितनी है। ठीक है, इस बात से यह सिद्ध हो जाएगा कि आईएनएस प्रलय काबिल है या नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्य की अगर हम लोग बात करें, तो मैं आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य जो है, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, और दोस्तों अगर विक्रमादित्य की बात करें तो इसका एक्चुअल नेम है दोस्तों, इस शिप का एक्चुअल नेम था एडमिरल गोशुको। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, कुछ बताना चाहूंगा। आईएनएस विक्रमादित्य जो है दोस्तों, ये 1987 में रशिया में एक न्यूक्लियर शिप के रूप में शामिल हुआ था। 40,000 टन विस्थापन क्षमता इसकी है और 40,000 टन विस्थापन क्षमता वाला इंडिया का सबसे बड़ा इस समय का आईएनएस विक्रमादित्य इस समय का सबसे बड़ा शिप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य पहली बात तो ये रशियन शिप है और इसको इंडिया ने 10 साल के लिए लिया है और ये 2013 में ये इंडियन नेवी में क्या हुआ है, शामिल हुआ। 10 साल के लीज पर इसको शामिल किया गया दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य को। और ध्यान रखिएगा, इसका एक्चुअल जो नेम था दोस्तों, इसका एक्चुअल नेम है एडमिरल गोशुको। ध्यान रखिएगा, ये एक रशियन नेवल ऑफिसर के नाम पे इसका नाम पड़ा था। तो एडमिरल गोशुको इसका नाम था, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य रखा है। ठीक है, और ये हमारी इंडियन नेवी का इसमें फ्लैगशिप बोर्ड है, मतलब शिप है, मतलब ये लीडिंग शिप है। ठीक है, और अभी तक जो था वो आईएनएस विराट था दोस्तों, लेकिन आईएनएस विराट अब कमीशन से बाहर हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इस समय का सबसे बड़ा इंडियन नेवी का शिप। क्लियर है दोस्तों। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आईएनएस विक्रमादित्य में ही ध्यान रखिएगा, जब 2013 में इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया, तो इसके कॉम्बो पैक के साथ, इस शिप के कॉम्बो पैक के साथ मिग-29 के विमानों को भी रशिया से लाया गया था। ठीक है, मिग-29 के विमानों को रशिया से इसमें शामिल किया गया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मिग-29 को आईएनएस विक्रमादित्य पे ही सजाया जाता है और मिग-29 के जो 40 विमान है इसी शिप पर सजाए जाते हैं और इनको ब्लैक पैंथर कहते हैं। ये काले कलर के हैं, उनको ब्लैक पैंथर कहा जाता है आईएनएस विक्रमादित्य पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों आईएनएस विराट की, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। आईएनएस विराट दोस्तों एक ब्रिटिश नेवल शिप है, ये ब्रिटिश नेवल शिप था, लेकिन चूंकि हम जब ब्रिटेन की नेवी से इसको बाहर कर दिया गया, मैं आपको ये भी बता दूं, आईएनएस विक्रमादित्य रशियन की नेवी से बाहर हो गया था, फिर उसके बाद हमने इसको लीज पे लिया है असेंबल करके। वैसे ही दोस्तों आईएनएस विराट है और ये आपका ब्रिटिश नेवल शिप है। ठीक है, और इसका एक्चुअल जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है एचएमएस हरमीस। ध्यान रखिएगा, इसका एक्चुअल जो नेम है वो है एचएमएस हरमीस, इसका नेम है। इसको इंडिया में नेम दिया गया था दोस्तों क्या,
आईएनएस विराट। क्लियर हो गया? तो इस चीज को ध्यान रखा करिए, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में आपके आया करते हैं, ठीक है। और इसको 1987 में हमारी इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। एक तरीके से ये ब्रिटेन का गार्बेज है, नेवी का गार्बेज है, जो हमारे इंडिया में शामिल किया गया। और आईएनएस विक्रमादित्य के भी वही हाल है। यही कारण है दोस्तों कि हमारी सेना पर सरकार कम व्यय करती है, एक तरीके से कम ही व्यय होता है। जो मिग 21 और मिग 29 जैसे विमान जो क्रैश कर जाते हैं, उसमें प्लेन तो हम खोते ही, लेकिन इसके साथ हम अपने बहुमूल्य पायलट्स को भी खो देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आपका आईएनएस विक्रमादित्य ये सब हो गया। दोस्तों अगर यूएई की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देता हूं, एक रिवीजन पॉइंट भी बनता है यहाँ पर। यूनाइटेड अरब एमिराट्स अभी दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अभी मार्स पर मंगल पर अपना एक मिशन भी भेजा था, जिसका नाम था होप मिशन। होप मिशन यूएई का पहला ही मिशन था जो मंगल पे भेजा गया, और पहले ही चरण में ये क्या हो गया, पास हो गया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका यूएई हो गया। यूएई के दुबई में ही आपका आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और दोस्तों दुबई में ही इस बार क्या था, आपका आईपीएल का संस्करण भी हुआ था, ठीक है। सभी का क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात अगर हो रही है, तो हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में हमारे CSIR, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भारत में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक रिसर्च के लिए इंडिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में का सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स में से आता है आपका CSIR। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, CSIR ने अभी हाल ही में मेलिंडा एंड गेट्स, तो ध्यान रखिएगा, बिल मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो आपका बिल मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। दोस्तों ये जो समझौता हुआ है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, भारत में जो हेल्थ रिसर्च है उसको बढ़ावा देना और उसको आगे लेकर आना। जैसे कोविड-19 के बाद से बहुत सारे देशों ने आपस में समझौते किए हैं। अगर दोस्तों हम लोग ध्यान रखिएगा, SII जिसको आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हो, वन ऑफ द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिकल मेडिसिन एंड वैक्सीन इन द वर्ल्ड, आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसने हाल ही में अपनी वैक्सीन इंडिया की कोविशील्ड कोवैक्सीन को बनाने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बड़ी मदद की थी। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया को एक तरीके से पूरी दुनिया में, विश्व में वैक्सीन का हब भी कहते हैं। तो इस माध्यम से CSIR ने, जो कि कोविड के समय इसका नाम काफी फेमस भी रहा है, और बिल मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने, दोनों ने मिलकर भारत में हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आपस में MOU किया है। MOU का मतलब दोस्तों मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मेमोरेंडम ऑफ क्या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, या इसको आपसी समझौता भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसी समझौता आपका CSIR और बिल मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन के बीच में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो फाउंडेशन है ये एक मेडिकल फाउंडेशन के रूप में काम करता है, और ये भी आपका हेल्थ और एजुकेशन के संबंध में USA में काम करता है, जिसका गठन दोस्तों सन 2000 में किया गया था। इसका गठन 2000 AD में इसका गठन हुआ था, और इसका गठन USA में ही किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों हम लोग CSIR की बात करेंगे तो इसका गठन 1942 में 1942 में दिल्ली में किया गया था, और इंडिया में किसी भी वैक्सीन को अंतिम स्वीकृति देने के लिए आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ही है, ठीक है। शिखर मांडे जी इसके क्या है, चीफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शिखर मांडे इसके चीफ के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके CSIR के चीफ, क्लियर दोस्तों। तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है, हेल्थ रिसर्च का विकास करना, उसको बढ़ावा देना, प्रमोट करना, और उसको संवर्धन करना, यानी कि उसको मैनेज करना। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देना, उसको विकास करना और संवर्धन करने का इनका मेन काम है। तो ये आपका CSIR के साथ किया गया है दोस्तों। अगर ध्यान रखेंगे हम ICMR की बात करें तो ICMR क्या है, ICMR का भी आपका मेडिकल सेक्टर में बड़ा नाम आया था। तो ध्यान रखिएगा, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में ये संस्था
हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन आती है। हमारे भारत में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आईसीएमआर काम करता है और ये प्रधानमंत्री की देखरेख में काम करता है। तो आईसीएमआर क्या है दोस्तों, ये बायोमेडिकल रिसर्च में काम करते हैं और इनका गठन 1949 में हुआ। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये कमीशन 1949 में हुए, लेकिन अगर इनकी हम बात करेंगे तो वैसे ही 1911 में ही बन गया था संगठन। लेकिन अगर कमीशन की बात करेंगे तो ये 1949 में भारत की आजादी के बाद कमीशन किया गया था। ठीक है, सभी का क्लियर है, तो इसको ध्यान रखा करिए। बाकी का आगे अगर डीएसआईआर की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिए डीएसआईआर आपके ये सीएसआईआर के अधीन ही एक डिपार्टमेंट है जो काम करता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अधीन काम करने वाला एक विभाग है जिसको हम लोग डीएसआईआर कहते हैं, यानी कि डी का मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ा करिए, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो है आपका हेल्थ रिसोर्स के लिए काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में इन्होंने समझौते किए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हम लोग सभी लोग क्लास पर शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में किसने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है? तो नन ऑफ द अदर दोस्तों, अभी हाल ही में जो आपका हरियाणा के पंचकुला में अभी हाल ही में जो टूर्नामेंट हुआ था टेबल टेनिस का टूर्नामेंट, उसमें मनिका बत्रा क्या हुई है, मनिका बत्रा एकल खिताब में जीती है। तो एकल प्रतियोगिता, एकल टीटी टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जो राष्ट्रीय स्तर की थी प्रतियोगिता में जीती है, विजयी हुई है दोस्तों। अगर विजयी हुई है तो इन्होंने फाइनल में किसको हराया है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने फाइनल में 4-2 से हरियाणा के पंचकुला में इन्होंने 4-2 से रीत ऋषिया को हराया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने हरियाणा के पंचकुला में रीत ऋषिया को हराया जो कि 4-2 से इनसे हार गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कि ये कहां हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ये अभी मैंने आपको बताया ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था और ये हुआ था ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में, ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि कहां पर है दोस्तों, जो कि आपका हरियाणा के कहां पर है, पंचकुला में है। ठीक है, तो ये है आपकी मनिका बत्रा। अगर मनिका बत्रा की बारे में बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस बार का आप सभी को पता होगा 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है उसमें मनिका बत्रा भी क्या है, शामिल है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको भी मिला था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिए 2018 में इनको अर्जुना अवार्ड भी दिया जा चुका है। 2018 में अर्जुना अवार्ड भी ये प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो 1992 में 1992 में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ था, जो कि विश्वनाथन आनंद हमारे इंडिया के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जिन्होंने 5 बार वर्ल्ड लेवल की ग्रैंड मास्टर वो बने हैं। तो विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखिएगा, देश के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हर साल दिया जाता है। यह स्पोर्ट्स डे के अवसर पर दिया जाता है, जो कि 29 अगस्त के वर्ष के 29 अगस्त को क्या होता है, घोषित होता है। ठीक है, जो कि आपकी मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। ठीक है, तो ये मनिका बत्रा है। हरमीत देसाई की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी क्या है, ये भी आपके टेबल टेनिस के सूरत के खिलाड़ी हैं, सूरत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो इन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे 2018 में, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने अपना टीम की तरफ से 2018 CWG में, CWG का मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा हूं। तो 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल अपनी टीम के लिए जीता था, अपनी टीम के साथ जीता था। और दोस्तों बात करेंगे अनिकिता दास की, तो अनिकिता दास कौन है, ये भी टेबल टेनिस की प्लेयर है, ये भी टेबल टेनिस की ही प्लेयर है। तो दोस्तों ये सारे ही टेबल टेनिस के प्लेयर थे, जिनमें आपकी अनिकिता दास जो है दोस्तों ये सिलीगुड़ी की है, ये सिलीगुड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल की प्लेयर है। और जो आपके हरमीत देसाई है वो कहां के हैं, वो दोस्तों सूरत के हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखा करिए, एग्जाम में सारे पॉइंट आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग दोस्तों मनिका बत्रा की बात करेंगे तो मनिका बत्रा ने अभी हाल ही में क्या किया था, हाल ही में 2015 में 2015 में अपना सबसे पहला खिताब इन्होंने नेशनल लेवल का जीता था और ये इनका दूसरा ही नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप इनके नाम आई है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहा करिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस।
सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो विश्व का दिवस मनाया जाता है उसको घोषित किया गया था दोस्तों सन 2008 में घोषित किया गया था 20 फरवरी को। तो ध्यान रखिएगा 20 फरवरी को जो डिक्लेरेशन किया गया, इसको डिक्लेयर किसने किया था दोस्तों? इसको डिक्लेयर किया था ILO ने। ये ILO क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये ILO जो था ये 1919 में बना, 1919 में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा I और O है, अगर I से शुरू हो रहा है O से खत्म हो रहा है, W से शुरू हो रहा है O पे खत्म हो रहा है अगर कोई भी संगठन, तो उसका मुख्यालय कहां पर होता है दोस्तों? इसका मुख्यालय जेनेवा में होता है, ठीक है। और जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में। तो 1919 में जेनेवा में ILO का गठन किया गया था और इसी ILO ने 10 जून 2008 को जो ILO का डिक्लेरेशन हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिक्लेरेशन किया गया था, इस डिक्लेरेशन में घोषित किया गया था कि हर साल 20 फरवरी को डिक्लेयर किया जाएगा क्या? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो डिक्लेयर किया गया था 2008 में डिक्लेयर किया गया, तब से लेकर हर साल 20 फरवरी को ये दिवस क्या किया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहां पर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बचते हैं दोस्तों कि आपका 21 फरवरी और आपको 22 फरवरी की बात भी आ रही है। तो 21 फरवरी को जो कि मनाया जाता है आपका मदर लैंग्वेज डे। तो ध्यान रखिएगा आपका वर्ल्ड इंटरनेशनल या वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज दोस्तों मातृभाषा, तो मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और अगर आज की बात करेंगे हम लोग, अगर आज 22 फरवरी की बात करेंगे तो आज है विश्व वर्ल्ड थिंकिंग डे, ठीक है। तो आज दोस्तों कौन सा दिन मनाया जा रहा है? वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों दिनों का ध्यान रखा करिए क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं दिनों के बारे में, इंटरनेशनल डेज के बारे में पूछ लिया करता है। तो मैं आपको सारे ही ऑप्शंस ऐसे बताता हूं जो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंसर दे ही देते हैं। उसके बाद जो इस बार का आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस था, इसका कोई थीम भी था क्योंकि हर वर्ल्ड का इंटरनेशनल डे का कोई ना कोई एक थीम होता है दोस्तों। तो ये थीम के बारे में ध्यान रखा करिए। जो थीम था वो था द कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। द कॉल फॉर सोशल जस्टिस, द कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, इन द डिजिटल इकोनॉमी। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस बार का जो थीम रखा गया था वो ये था, ठीक है। क्लियर है सभी का? तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए। इंटरनेशनल डेज के बारे में एग्जाम में जरूर पूछे, जैसे आरआरबी के एग्जाम में इस बार बुरी तरीके से पूछा गया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही था। तो कुछ चीजों को ध्यान रखा करिए जो कि मंथली ही याद हो पाएंगी या आप एक बार में इन चीजों को याद नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये एक बार में किसी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसको कोई भी क्या कर सके, याद कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे। तो हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं IACE। तो दोस्तों इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। तो इस बार जो सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। सर्कुलर इकोनॉमी ये कहती है कि चक्रीय जो अर्थव्यवस्था है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि दोस्तों जो पैकेजिंग गार्बेज होते हैं, तो पैकेजिंग गार्बेज जो जितने भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में बिस्लरी, कोका कोला और पेप्सी के ऊपर अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया था, $64 करोड़ का क्या किया था, 64 करोड़ का उन पर जुर्माना लगाया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा जुर्माना कोका कोला पे लगा क्योंकि इन लोगों से हर साल इनके टोटल बिक्री का जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट मांगा जाता है वापस, वो ये नहीं दे पाए। तो उन पर प्रतिबंध लगाया गया, उनसे जुर्माना लगाया गया कि आपने पूरी दुनिया में वेस्ट प्रोडक्ट्स को फैलाकर गंदगी को फैलाया। तो ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हुई है, यहाँ पर दोस्तों सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि हम जिस गार्बेज को, जिस वेस्ट प्रोडक्ट को हम फेंक देते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा से रिसाइकिल करके उसको नए प्रोडक्ट बना लिए जाए। जैसे कि पैकेजिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग कोई भी रैपर खा के फेंक देते हैं, तो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है जिससे कि प्रदूषण भी नहीं होगा और दुनिया में सारे काम भी होते रहेंगे। तो इस उद्देश्य से इसे ही सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो इस उद्देश्य से दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉन्फ्रेंस को क्या किया है, संबोधित किया है। ये सर्कुलर इकोनॉमी की जो बैठक हुई है, इसको नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, अभी संबोधित किया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको बता दिया।
सर्कुलर इकोनॉमी क्या है दोस्तों? सामग्रियों को एम्बेडेड साधनों के साथ या फिर मान लीजिए कचरे को पुनः प्रयोग करने के लिए उनको रिसाइकिल करिए और नए प्रोडक्ट्स बनाइए। तो यहां इस बार इनके 4 ऑब्जेक्टिव बने हैं। जो 4 ऑब्जेक्टिव बने हैं ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला है दोस्तों फूड सप्लाई, कि फूड सप्लाई को लिमिट में रखा जाए। फूड सप्लाई को लिमिटेड रखेंगे तो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, हाल ही में हमने एग्जाम अपने क्लास में पढ़ा था, अभी पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है, मां योजना। दोस्तों किसी भी चीज में अगर हम कीमत निर्धारित नहीं करेंगे तो उसकी बिल्कुल वैल्यू ही गिर जाती है, इंसान उसकी इज्जत नहीं करता। जैसे कि पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा काम किया है कि पश्चिम बंगाल में मां योजना चली है। मां योजना वहां के एक एनजीओ के माध्यम से चलाई गई, जिसमें 5 रुपए में एक थाली खाना गरीबों को दिया जाएगा, जिसमें उनको अंडा करी, उनको दाल सब्जी और चावल दिया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, 15 रुपए वहां की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो 20 रुपए की थाली है, 15 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ऐसा बोल रही है, और 5 रुपए उस गरीब को जो निराश्रित है, जिनका घर नहीं है, उनको 5 रुपए देकर वो खाना मिल जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि वो 5 रुपए के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे और 5 रुपए के लिए वो काम भी करेंगे, तो इससे बेरोजगारी भी धीरे धीरे कम होगी। और दूसरा, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं आएंगे, यानी कि इंसान को उतना ही लेगा जितना वो खा सकता है, क्योंकि दूसरी प्लेट लेगा तो उसको फिर से उतना ही लगेगा। तो इस तरीके से फूड सप्लाई को दोस्तों क्या किया जाए, लिमिटेड किया जाए। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, पैकेजिंग जो प्रोडक्ट है इनको रिसाइकिल किया जाए। पैकेजिंग जो प्रोडक्ट है इनको क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोका कोला, पेप्सी और बिस्लरी के ऊपर अभी प्रतिबंध लगाया गया है, कि प्रतिबंध लगाकर उन पर जुर्माना लगाया गया कि उन्होंने अपने पैकेजिंग प्रोडक्ट के वेस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं बताया, उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्लास्टिक कचरे की कमी की जाए, प्लास्टिक कचरा कम से कम रखा जाए, जिससे कि पहाड़ी इलाके जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और वो गंदे हो रहे हैं, तो प्लास्टिक कचरे को कम किया जाए। माउंटेनियन रीजन्स में प्लास्टिक कचरे की कमी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जहां वहां एक बार आदमी जाता है दोबारा वहां नहीं जाता, तो वो अपना सारा कचरा वहीं छोड़ के चला जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि सर्वे है, ये आपका स्विट्जरलैंड की एक एनजीओ थी, उसका सर्वे है, कहते हैं कि जो आप एक सिगरेट की फिल्टर भी जो होती है, सिगरेट की जो फिल्टर होती है, उसको आप अगर एनवायरमेंट के इलाके में छोड़ देंगे तो वो डिकम्पोज होने में 40 से 50 साल लगाती है। तो उसको डिकम्पोज होने में 40 से 50 साल लगेगा, मतलब वो प्रदूषण के लेवल को बढ़ाएगी। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। दूसरा, महत्वपूर्ण ऊर्जा धातु और ई कचरे का भी प्रयोग करना। ई कचरा मतलब कि जो आप डिजिटली जो चीजें यूज करते हैं, जैसे ई कचरे के बारे में, और आपका स्पेस कचरा। तो ई कचरा और स्पेस कचरा, स्पेस कचरा क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही में जापान की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। जाक्सा ने क्या किया दोस्तों, वो लकड़ी के सैटेलाइट बना रहे। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष में लगभग 1500 ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो अपना काम खत्म कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी कक्षा में रिवॉल्व कर रही हैं और उनका आपस में टकराने का खतरा है। तो दिस इज नोन एज दोस्तों क्या, स्पेस का कचरा। ठीक है, स्पेस वेस्ट। ठीक है, तो स्पेस वेस्ट और ई कचरे को क्या करना, वो पुनः प्रयोग करना, यानी कि जो सैटेलाइट्स ऊपर रखी हैं, ऊपर लगी हैं स्पेस में, उनको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, या फिर उनको इस तरीके से डिकम्पोज किया जाए कि स्पेस में किसी प्रकार का खतरा ना हो। तो ये इन लोग के 4 ऑब्जेक्टिव बने हैं दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में क्या किया है, हाल ही में इन्होंने उसको संबोधित भी किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सर्कुलर इकोनॉमी जो हैकाथॉन हुआ, इस हैकाथॉन को कराने वालों में आपके कौन से लोग शामिल थे? तो ये जो हैकाथॉन है, इसको अटल इनोवेशन मिशन ने स्टार्ट किया था, इसको नीति आयोग ने भी दोस्तों स्टार्ट किया है। नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। तो इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन की जगह काम करता है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, इन तीनों ने मिलकर इस हैकाथॉन को क्या किया है, लॉन्च किया। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपका अटल इनोवेशन मिशन की, तो अटल इनोवेशन मिशन जो है, जो भारत सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी जी के शासन में 2016 में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों 2016 में अटल इनोवेशन मिशन, जिसको हम बोलते हैं नवीनीकरणीय जो मिशन चलाया गया है, यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या इनोवेटिव कामों को यूथ को बढ़ावा देना, ताकि वो डिजिटली और इस तरीके से इनोवेटिव वो काम को शुरू करें इस मिशन में आके। नीति आयोग की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इस नीति आयोग को बनाया गया था प्लानिंग कमीशन की जगह पर, जिसका नाम था योजना आयोग, जो कि योजना आयोग भारत में बना था 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, जो कि बाद में हटा दिया गया, और इसकी जगह पर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी क्या लेकर आए थे, नीति आयोग को लेकर आए थे। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? तो इन चीजों को पॉइंट को दोस्तों ध्यान रखा करिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है।
ध्यान रखिए दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन की बात करेंगे तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। कैनबरा वहां की राजधानी है और जेनी मॉरिसन उनकी वाइफ का नाम है, ठीक है। तो सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भाई। हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट 2021 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम 100 जो नेक्स्ट 2021 जो संस्करण है, मैं आपको बता दूं, ये टाइम पत्रिका का ही संस्करण है, ठीक है। टाइम पत्रिका द्वारा, जो कि यूएसए बेस्ड एक बुक है, बिजनेस बुक है, तो टाइम पत्रिका का सेकेंड संस्करण इस बार लॉन्च हुआ है 2021 में। और ये जो सेकेंड संस्करण जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, इसमें बोला गया है टाइम 100 नेक्स्ट 2021 में विश्व भर के 100 जो आपके व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति जो के लिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में भविष्य में वो क्या होने वाले हैं, भविष्य में उभरते हुए नेताओं के रूप में सामने आने वाले हैं, या फिर भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेता हैं। तो 100 व्यक्ति यानी कि फ्यूचर पॉलिटिशियंस और फ्यूचर रियल पॉलिटिशियन बोले जाते हैं दोस्तों, यानी कि वास्तविकता में ये पॉलिटिशियन है जो इनकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो 100 व्यक्ति जो को रियल फ्यूचर पॉलिटिशियंस बोला जा रहा है, उनकी सूची अभी हाल ही में टाइम पत्रिका में दी गई है, ठीक है दोस्तों। अगर ध्यान रखिए, इसमें हमारे इंडिया की तरफ से कौन शामिल किया गया है, तो इंडिया की तरफ से शामिल किए गए हैं चंद्रशेखर आजाद। अब आप ये सोचेंगे कि ये चंद्रशेखर आजाद तो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हैं जो कि आजादी की लड़ाई में थे। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, भारत के इंडिया में उत्तर प्रदेश राज्य में एक शूद्रों के लिए एक संगठन काम करता है जिसका नाम है भीम आर्मी, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक संगठन काम करता है जिसका नाम है भीम आर्मी, और भीम आर्मी के संस्थापक हैं कौन? संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो भीम आर्मी है इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद हैं, लेकिन इसको, इस संगठन को किसी भी तरीके से आर्मी या लड़ाकू विभाग के रूप में नहीं देखा जा सकता। ध्यान रखिएगा, ये जो भीम आर्मी है, ये भीम आर्मी दोस्तों गरीबों को शिक्षा दिलाना जिससे कि वो अपनी गरीबी मिटा सके। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में गरीब तबके के लोगों को या गरीबों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए और उनको गरीबी मिटाने के लिए इस संगठन का उद्देश्य बनाया गया था, ठीक है। ध्यान रखिए, संस्थापकों में आपके चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन इनके सदस्यों में विजय रतन सिंह जी इसके सदस्य हैं भीम आर्मी के, और दोस्तों आपके सतीश कुमार जी भी इसके क्या है, सदस्य, ठीक है। तो ये भीम आर्मी के 3 संस्थापक हैं, जिनमें मेन संस्थापक दोस्तों कौन है? चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में शामिल है, ठीक है। सभी क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को हमने पूरा नहीं दिया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ 5 अन्य भारतीयों को भी क्या किया गया है, यहाँ 5 अन्य भारतीयों को भी शामिल किया गया। तो दोस्तों यहाँ जो 5 अन्य भारतीय हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो इंडियन नहीं है, अभी इंडियन मूल के हैं, यानी कि वो विदेशी हैं। जैसे कि एक ट्विटर के साइबर वकील हैं जिनका नाम है विजय गद्दे। तो विजय गद्दे जी क्या है, इससे विजय गद्दे जी भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने इतना बता दिया, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग सदस्यों, वो जो 5 अन्य भारतीय मूल के लोग हैं, अगर उनकी हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा विजय गद्दे, मैं इसको, इस पॉइंट को भी यहाँ पर हटा दे रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विजय गद्दे एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में इस लिस्ट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद ऋषि सुनक और अपूर्वा मेहरा, ऋषि सुनक ये भी भारतीय मूल के हैं, और एक है आपकी अपूर्वा मेहता, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भारतीय मूल के 5 लोग शामिल हैं। तो इनमें शिखा गुप्ता और रोहन पुवलुरी, इनको शामिल किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनमें फेमस में आपके विजय गद्दे जी बहुत फेमस है, जो कि आपके ट्विटर के वकील हैं, साइबर वकील बोले जाते हैं ट्विटर के। ये ट्विटर के वकील के रूप में बहुत फेमस है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ऋषि सुनक की बात, तो ऋषि सुनक दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के आपके वित्त मंत्री हैं, यानी कि आपके यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री के रूप में पद पे बैठे हुए हैं। आपके जो अपूर्वा मेहता है दोस्तों, ये आपकी इंस्टाकार्ट की सीईओ है और फाउंडर भी हैं। शिखा गुप्ता जी जो है ये आपके डॉक्टर हैं, और आपके जो रोहन पुवलरी है दोस्तों, ये आपके
एब्सॉल्व के संस्थापक हैं। तो ध्यान रखिए भारतीय मूल के जो यूएसए के और यूनाइटेड किंगडम के व्यक्ति हैं ये भी इसमें शामिल है, और दूसरे आपके चंद्रशेखर आजाद भी शामिल है। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें आपके लिए बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, गो इलेक्ट्रिक अभियान का मेरा उद्देश्य है हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा विद्युतीकरण करना और ईंधन की जगह विद्युत का प्रयोग करना, जिससे कि पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा और ईंधन के जगह आपका विद्युत का प्रयोग होगा। बस इसमें करना क्या है, विद्युतीकरण करना पड़ेगा। जैसे कि भी हाल ही में मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश, मेघालय और असम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और अन्य प्रकार से ऊर्जा उत्पादन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्रमशः 20 और 25 मिलियन डॉलर रुपए क्या किए थे, खर्च किए थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है वो अभी आपके सड़क और परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड नेशनल हाईवेज, नितिन गडकरी जी ने क्या किया था, इस अभियान को शुरू किया है। ये जो अभियान शुरू हुआ है दोस्तों, इस अभियान का मैंने अभी आपको उद्देश्य बताया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक कुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिक चार्जिंग के व्हीकल्स के बारे में आपको मैं बता दूं। अभी हाल ही में मैंने आपको एक दिन पहले बताया भी था, आईआईटी मद्रास ने अभी एक ई व्हीकल बनाया है, जो 2 पहिया वाहन बनाया है। वो 2 पहिया वाहन चार्जिंग से चल रहा है और दिल्ली की गवर्नमेंट उसको बहुत बड़े पैमाने पर खरीदा भी है। उनका उद्देश्य है कि 30,000 रुपए का ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ई व्हीकल है, इस व्हीकल को लगभग 2021 के अंत तक 10,000 ऐसे व्हीकल बनाकर हम बेच भी देंगे। तो वो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरीके से जो ये नितिन गडकरी जी ने इस अभियान को शुरू किया, इस अभियान का उद्देश्य है ई मोबिलिटी और इवन इलेक्ट्रिक कुकिंग को भी क्या देना, बढ़ावा देना। इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान क्या किया गया, शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, हर्षवर्धन जी कौन है आप सभी को पता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, और उसके बाद स्मृति ईरानी जी, ये आपकी महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, और इसके साथ एक कपड़ा मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी जी। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो आपका गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू हुआ है दोस्तों, ये 19 फरवरी 2021 को क्या किया गया था, शुरू किया गया है। ठीक है, जिसको नितिन गडकरी जी जो कि आपके सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसको क्या किया, शुरू किया। इससे दोस्तों फायदा क्या होगा, गो इलेक्ट्रिक एक ऐसा भविष्य का अभियान है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा और कम कीमत पर स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों को तैयार करेगा, स्वदेशी इलेक्ट्रिक सिस्टम को तैयार करेगा, जिससे कि लोगों को फायदा होगा। ठीक है, सभी का क्लियर है। और दोस्तों आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। पेरिस यानी कि फ्रांस में एक बैठक हुई थी जिसको बोलते हैं कोप। तो ध्यान रखिए, कोप क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुनिया के 197 देशों का क्या है, समूह है, और ये हर साल जलवायु परिवर्तन पर क्या करते हैं, बैठक करते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज पर। और जलवायु परिवर्तन पर इनका समिट होता है, यानी कि इनकी बैठक होती है। तो दोस्तों 2016 में आपका जो ये हुआ था, जो ये समिट हुआ था पेरिस में, इस समिट में आपका यूएसए भी था। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जी इतने बदनाम हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया था, 107 दिन पहले की बात है, 107 डेज पहले की बात है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हम पेरिस समझौते में शामिल नहीं होंगे, हम ईंधन को खर्च करना बंद नहीं कर सकते वरना हमारा यूएसए बंद हो जाएगा, उनका ऐसा कहना था। तो उन्होंने क्या किया कि 107 दिन पूर्व डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया था, ट्रंप ने इससे अपनी सदस्यता क्या कर ली थी, वापस ले ली थी, कि हमारा यूएसए इसमें नहीं जाएगा और यूएसए इस समझौते को नहीं मानता। ठीक है, लेकिन अभी जो बिडेन जब से बने हैं दोस्तों, तो जब से आपके जो बिडेन आपके राष्ट्राध्यक्ष बने हैं अमेरिका के, तो उन्होंने वही काम कर रहे हैं जो ट्रंप ने गलत किए थे, उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिडेन साहब ने अभी हाल ही में क्या किया है, हाल ही में बिडेन साहब ने क्या किया है, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिडेन ने अभी इसमें वापस सदस्यता ले ली है, और वापस सदस्यता लेकर वो कह रहे हैं कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज संधि को क्या करते हैं, मानते हैं, और हम भी इस संधि में 197 देशों के साथ काम करेंगे। जिसका कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके चीफ हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि आशा के दिन आ गए हैं कि इतना बड़ा देश हमारे पास वापस आ गया है। तो इस तरीके से
आपके जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका ने वापस पेरिस जलवायु समझौते को क्या कर लिया है, मान लिया है, और 107 दिन के बाद दोबारा से यूएसए इस 197 देशों के समूह में क्या हो गया शामिल। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दुनिया में सबसे पहली बार 1995 में जर्मनी के बर्लिन में पहली बार जलवायु परिवर्तन पर एक बैठक हुई थी, जिसमें कि कोप ऑफ सीओपी बोला गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला गया था, जिसमें शुरुआत में केवल 93 देश थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे देश आ गए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों हर साल, अभी कोप 21 की बैठक हुई थी, तो इस तरीके से आपकी लगातार बैठकें उसकी होती रहती हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूएनओ के चीफ कौन है आपके, एंटोनियो गुटेरेस है, जिन्होंने इसको आशा का दिन कहा है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, अभी हाल ही में एक तो ये आपका जो विवाद हुआ, जो वापस यूएसए इसमें शामिल हो गया है। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है, जो कि 2006 में बना था, इससे भी ट्रंप ने सदस्यता ले ली थी, मतलब सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन अभी हाल ही में यूएसए इसका सदस्य फिर बन गया है। ठीक है, तो ये भी बिडेन साहब ने किया है कि यूएसए दोबारा से इसका सदस्य बन गया है, और डोनाल्ड जो आपके यूएनओ के जो चीफ है आपके एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने तब भी बहुत अच्छी तरीके से यूएसए का मतलब आवाभगत किया था कि हम मानते हैं कि यूएसए को हमारे इन संगठनों में होना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, इन चीजों को ध्यान रखा करिए, पढ़ते रहा करिए, बहुत सारे पॉइंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं। आज के लिए करंट अफेयर्स इतने ही रखते हैं, बाकी मैं कल फिर से आऊंगा सुबह 7 बजे क्लास लेकर, तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। आप लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे, वरना हमें हमारा जो मेन मोटिवेशन होता है वो आप लोग से जुड़ा होता है। मेरे लाइव ना आने से मतलब ये नहीं होता कि मैं आप लोग को पढ़ाना नहीं चाहता या मैं आप लोग को जबरदस्ती ये कर रहा हूं। आप खुद देखते होंगे कि यहाँ पर मैं ज्यादा ज्यादा पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं, जो कि मैं लाइव में कमेंट के चक्कर में मैं देख नहीं पाता था और एक आध पॉइंट छूट ही जाते। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, दोबारा से क्लास में आएंगे, अच्छी मात्रा में आएंगे, क्लासेस शेयर करेंगे। सभी को आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद।